सुपरफास्ट, तेज खबर पैनी नजर। नमस्कार, मैं हूं यश खुराना। स्वागत है आपका डॉक्टर कार्यक्रम में। विशेष बीमारियों पर बात करने से इतर आज हम आपका डॉक्टर में आम बीमारियों पर बात करेंगे। इसके साथ ही कोरोना से जुड़े सवालों पर भी बात करेंगे। आम बीमारियों पर बात करने के लिए दायरा थोड़ा ज्यादा है बाकी सभी कार्यक्रम की तुलना में। आपके जहन में भी शरीर की आम समस्याओं को लेकर कोई सवाल आता है तो आप हमसे सवाल पूछ सकते हैं। आम बीमारियों से जुड़ा दायरा आपको बता देते हैं, जिसमें हम अवसाद यानी कि डिप्रेशन पर बात करेंगे, नींद ठीक ढंग से ना आने पर इसको लेकर बात करेंगे, अपेंडिक्स पर बात करेंगे और रोग प्रतिरोधक क्षमता पर बात करेंगे कि कैसे बढ़ाएं। और आम समस्या एक ये भी है कि बुखार पर किस तरीके से हम विजय पा सकते हैं, बुखार ना हो, इम्यूनिटी कैसे मजबूत करें। नस्ले पर बात करेंगे, जन्मजात रोग कौन कौन से होते हैं, और सबसे महत्वपूर्ण कोरोना पर बात करेंगे। जो तमाम तरीके के जो जहन में सवाल आएंगे उसको लेकर हम सवाल पूछेंगे और उत्तर जानने का प्रयास करेंगे। और भी कई बीमारियों पर बात करेंगे। मतलब आपका डॉक्टर कार्यक्रम में आज दायरा थोड़ा ज्यादा है बाकी सभी कार्यक्रम की तुलना में। हमारे साथ आम बीमारियों पर बात करने के लिए होंगे डॉक्टर रविंद्र मलिक। इसके तरह आपको एक और जानकारी बता देते हैं कि आपको भी शरीर की आम बीमारियों से जुड़ा कोई सवाल पूछना है तो आप हमें कॉल कर सकते हैं, सलाह ले सकते हैं, परामर्श ले सकते हैं। लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर नंबर फ्लैश होते रहेंगे। आपके जहन में आम बीमारियों से संबंधित, आम बीमारियों के मुताल्लिक कोई भी सवाल आता है तो आप हमें सीधा संपर्क करिए, कॉल कर सकते हैं, परामर्श ले सकते हैं, सलाह ले सकते हैं। चलिए आपको बता दें कि कार्यक्रम का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। हमारे साथ आपको बता दें कि डॉक्टर रविंद्र मलिक जुड़ चुके हैं। डॉक्टर रविंद्र मलिक जी, बहुत बहुत आपका स्वागत, बहुत बहुत धन्यवाद खबरफास्ट पर जुड़ने के लिए। नमस्कार जी डॉक्टर साहब, आज हमने आम बीमारियों का चयन किया है। जिस तरीके से हमने फहरिस्त में भी बताया कि हम नज़ले पर बात करेंगे, इम्यूनिटी पर बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले शुरुआत करते हैं क्योंकि एक ये भी बहुत प्रचलन में आ गई है बीमारी, थायराइड को लेकर। तो थायराइड होता क्यों है, सबसे पहले यही सवाल है। थायराइड हमारे शरीर के एक एंडोक्राइन ग्लैंड जिसको हम बोलते हैं, जिससे थायराइड हार्मोन और थायराइड के हार्मोन सेक्रेट होते हैं। थायराइड हार्मोन इसमें आपके वो T3, T4 वो होते हैं, और जो आपके रेगुलर मतलब जो आपके डेली रूटीन और जो शरीर की मेटाबॉलिक एक्टिविटी को कंट्रोल करने में सहायक होते हैं। थायराइड ग्लैंड की सिचुएशन आपकी वो। डॉक्टर साहब, आपकी आवाज़ हम तक ठीक ढंग से नहीं पहुंच पा रही है, लेकिन इसके इतर हम दोबारा से हम अपने दर्शकों को एक जानकारी बता देते हैं। आम बीमारियों का आज हमारा विषय है, जिसमें अपेंडिक्स पर भी हम बात करेंगे, इम्यूनिटी पर भी बात करेंगे, बुखार पर भी बात करेंगे, और बड़ी बात है जो कोरोना को लेकर जिस तरीके से मामले बढ़ते जा रहे हैं, जाहिर सी बात है जनता के जहन में कोई ना कोई सवाल ज़रूर होगा। आप इससे संबंधित भी हमसे सवाल पूछ सकते हैं। बुखार, पेट दर्द, इम्यूनिटी, अस्थमा, डायबिटीज़, शुगर क्यों होता है, बीपी क्यों बढ़ता है, घटता क्यों है, ये आज विषय हमारा यही है। यानी कि आम बीमारियों को लेकर आज हमने ये विषय का चयन किया है ताकि दायरा थोड़ा ज़्यादा रहे और दर्शक सीधे तौर पर हमसे सवाल पूछ सकें। और इसको लेकर लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर नंबर फ्लैश होते रहेंगे। आप उन पर कॉल कर सकते हैं, हमसे सलाह ले सकते हैं, परामर्श ले सकते हैं। आम बीमारियों से जुड़ा कोई भी सवाल आपके जहन में आता है तो हमसे सवाल पूछ सकते हैं, सलाह ले सकते हैं। तो तमाम तरीके के विषयों पर हम बात करेंगे। डॉक्टर साहब हमारे साथ फिर से जुड़ चुके हैं। डॉक्टर साहब, हम बात कर रहे थे थायराइड को लेकर, तो थायराइड होता क्यों है और इससे बचे कैसे? थायराइड आपका नॉर्मल बॉडी से इसके बॉडी मेटाबॉलिज्म के लिए जरूरी एक हार्मोन है जी, जो T3, T4 के रूप में सेक्रेट होते हैं। मेन आपका सबसे थायराइड में सबसे ज्यादा T4 सेक्रेट होता है, जो आगे कन्वर्ट होकर T3 में कन्वर्ट होता है, जो आगे फर्दर आपके मेटाबॉलिक एक्टिविटी को कंट्रोल करता है। थायराइड ग्लैंड इसके बढ़ने के कारण ये हो सकती है आपके बॉडी में आपका जो डेली आपके जो डेट उसमें डेली की जो इंटेक है वो आपकी कम हो, या थायराइड ग्लैंड का इन्फेक्शन हो, या आपको ऊपर से एक पिट्यूटरी ग्लैंड होता है जो ब्रेन में सिचुएटेड होता है जी, तो उसकी कोई चोट हो या उसको कंजेनाइटल कोई डिफेक्ट हो, जिसकी वजह से थायराइड सेक्रेटिंग हार्मोन जो थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट करते हैं वो निकल ना पाए, उसकी वजह से हो सकता है। और गले में जैसे थायराइड ग्लैंड होती है जो गले पे होती है, उसके एज पर उसमें भी अगर कोई मास ट्यूमर जिसको हम बोलते हैं, कैंसर हो, या गले पे कोई चोट किसी कारणवश चोट लग जाए, या कोई किसी प्रोसीजर करते वक्त कोई इंजरी हो जाए, उसकी वजह से भी वो थायराइड बढ़ता है, उसकी वो इंजरी उसको हो सकती है, बढ़ सकता है। जी। डॉक्टर साहब, इस बीच हमारे साथ एक दर्शक जुड़ गए हैं, उनका सवाल ले लेते हैं। हमारे साथ जुड़ गए हैं राजकुमार भिवानी से।
राजकुमार, आपका बहुत बहुत स्वागत। आपका सवाल क्या है? हाँ जी। राजकुमार जी, आपका सवाल क्या है? हाँ, मेरा सवाल एक शुगर की कोई दवा बताओ, ये शुगर। हाँ जी। शुगर से शुगर संबंधित आपको, आपका सवाल है? हाँ जी। राजकुमार जी, शुगर आपको कितने समय से शुगर? शुगर जी, ये मानो जी 6-7 महीने से है जी। हाँ जी। राजकुमार जी, देखिए, अभी बिना जांच किए हुए भाई आप उसको, अभी तो हम जैसे क्या बोलते हैं, टीवी पे एक बार शुगर की दवाइयाँ तो ऐसे नहीं बता सकते कि बिना मरीज को जाते हुए तो उसके शुगर के लेवल को देखते हुए कि कितना उसका शुगर का लेवल है। एक HbA1c टेस्ट होता है, उसमें ये भी देखा जाता है कि आपके शुगर का लेवल मतलब आपको क्या चाहिए। कई बार इसका HbA1c लेवल आपका इतना होता है कि आप एक रेगुलर एक्सरसाइज और एक देर जो के मतलब आपकी डाइट रूटीन कंट्रोल कर सकते हैं, तो आप उससे उससे भी कंट्रोल हो सकता है। अगर ज्यादा है फिर आपको शुगर की दवाइयों की जरूरत पड़ेगी। तो सबसे अच्छा होगा कि राजकुमार जी, आप किसी आपके पास के हॉस्पिटल में जाके आपकी शुगर की जांच वो एक बार करवाइए। आपका HbA1c जो टेस्ट होता है वो करवाइए। उससे आपका पता चल जाएगा कि हमें सिर्फ आप एक डाइट से और एक्सरसाइज से कंट्रोल कर सकते हैं या फिर आपको दवाइयों की जरूरत होगी। अगर दवाइयों की जरूरत होगी फिर आपकी बॉडी के अकॉर्डिंग आपके जो और पैरामीटर है, जो और इन्वेस्टिगेशन होगा, उसके बाद फिर आपको दवाइयाँ प्रिस्क्राइब की जाए तो वो अच्छा रहेगा राजकुमार जी। चलिए राजकुमार जी, बहुत बहुत मान लो धन्यवाद आप सवाल टेस्ट पूछने के करवाएं लिए। तो आपके कितना पड़ेगी? हाँ जी। टेस्ट करवाएं तो भिवानी में ही करवा लें? हाँ, बिल्कुल करवा सकते हैं। भिवानी में भी अच्छे अच्छे से टेस्ट तो होते फिर हैं अच्छी लेबोरेटरी फिर से। आपके नहीं जी, फिर आपके पास कागज व्हाट्सएप करें तो आप फिर कुछ बताओगे वो कैसे होगा? हाँ जी, बताइए आप। ये तो जैसे ये तो टीवी पे प्रोग्राम चल रहा है जी। अभी तो जैसे वो आपसे रिपोर्ट के बाद से फिर आप, मेरा नंबर अगर अवेलेबल हो सकता है तो आप नंबर पे कर सकते हैं कॉन्टेक्ट। ठीक। हाँ जी। चलिए राजकुमार जी, बहुत बहुत धन्यवाद सवाल पूछने के लिए। डॉक्टर साहब, हम इसी पर बात करते हैं तफसील से कि आखिरकार शुगर होती क्यों है, मतलब तमाम तरीके की जो संभावनाएं होती हैं, तो ऐसा हाँ जी। होता क्यों है, शुगर से बचे कैसे, कौन कौन से टेस्ट कराने चाहिए, उसका कितना खर्चा आता है? शुगर का डायबिटीज के लिए मेन जो हमारी जो सबसे पहले कोज होते हैं वो है इनएक्टिविटी। जैसे जी हम खाने में तो अच्छा लेते हैं, अच्छी शुगर दिन का अच्छा शुगर वगैरह खाते रहते हैं और फैटी फूड खाते रहते हैं, जी लेकिन हमारी बॉडी की एक्टिविटी नहीं हो पाती। उसकी वजह से क्या होता है, उसकी ये एक कारण, एक और ये होगा इनएक्टिविटी हो गया, शरीर में एक्सरसाइज की कमी नहीं होना उसकी वजह से हो गया, या कोई जेनेटिक आपको कोई मतलब आपको बीमारी हो गई, जैसे पैंक्रियाज की कोई बीमारी हो गई, कोई आपको ऑटोइम्यून डिजीज हो गया जिससे आपका शरीर से इंसुलिन सिक्रीशन कम हो गया। इसमें आपको शुगर को 2-3 चीजों में आप डिवाइड कर सकते हैं। एक होता है पहले से पैंक्रियाज से आपका इंसुलिन सिक्रीट ही नहीं होता। दूसरा ये है, आपका शरीर से आपके पैंक्रियाज से इंसुलिन तो सिक्रीट हो रहा है, लेकिन वो आपको जो रिसेप्टर्स हैं जो शुगर को कंट्रोल करते हैं वो इन पर एक्ट नहीं कर पा रहा है। वो चीजें होती हैं। तो कई बार ये होता है हमारे शरीर में इंसुलिन तो एडिक्वेटली होता है, पैंक्रियाज तो इंसुलिन पूरा इंसुलिन बनाता है, लेकिन वो जो रिसेप्टर्स होते हैं उन पे वो एक्ट नहीं कर पाता। तो जी फिर वो अकॉर्डिंग उसमें उसके हिसाब से फिर वो अलग अलग टेस्ट होते हैं, जिसके बाद हम फिर अलग अलग टेस्ट के अकॉर्डिंग फिर वो ट्रीटमेंट मॉड्यूल भी सबका अलग अलग हो जाता है। चलिए, इस वक्त आपको बता दें कि हमारे साथ एक दर्शक जुड़ गए हैं, श्याम फतेहाबाद से। श्याम, आपका बहुत बहुत स्वागत और आपका सवाल क्या है? जी डॉक्टर साहब, मुझे जी 10 साल से शुगर है जी, और हाँ जो कि कंट्रोल रखता हूँ मैं दवाइयों से, पर पैरों में ना जलन बहुत होती है। और मेरा ये है जी, ये शुगर हमें कितने दिन बाद चेक करवानी चाहिए? शुगर वालों के लिए विशेष ये प्रश्न है जी। देखिए जी, ये आपका शुगर, आपके जो पाँव में जलन है वो एक डायबिटीज का ही एक कॉम्प्लिकेशन होता है, जिसको हम डायबिटिक न्यूरोपैथिक बोलते हैं। उसमें क्या होता है, आपके हाथों पाँव में झंझनाहट रहना, जैसे सुइयां चुभती रहती, ऐसी ऐसी सेंसेशन आपको होती रहती है। कई बार ये होता है, अगर और शुगर आपकी कंट्रोल नहीं होती है तो कई बार ये होता है आपके पाँव में कुछ भी कांटा वगैरह कुछ चुभ जाए या कुछ भी ऐसी नुकीली चीज चुभ जाए, लेकिन आपको दर्द का एहसास नहीं होता। उनके लिए ये है बेटर, आप रेगुलर टाइम पर आप महीना 2 महीने के अंदर आपका HbA1c टेस्ट, जो रैंडम ब्लड शुगर है वो तो आप हर रोज आपका हर 7वें दिन 8वें दिन आपसे हफ्ते में एक बार टेस्ट कर सकते हैं। इससे आपको पता चल जाएगा आपकी शुगर लेवल किस कैसा रहता है। ठीक है। चलिए श्याम जी, बहुत बहुत धन्यवाद सवाल पूछने के लिए। डॉक्टर साहब, हम इसी पर बात कर रहे थे तफसीलात से कि आखिरकार शुगर होता क्यों है। तो अब सवाल ये है कि कौन कौन से टेस्ट कराने चाहिए अगर ऐसी कोई परिस्थितियां बने तो? इसके लिए 3 टेस्ट होता है। जैसे आपका फास्टिंग ब्लड शुगर होता है जो खाली पेट करवाना होता है। जी
आप हॉस्पिटल में जाइए, खाली पेट आप एक ब्लड सैंपल लेते हैं, उसमें खाली पेट शुगर टेस्ट करते हैं। उसके बाद उसके बाद अगर आप उसके बाद आपको खाने को बोला जाता है, आप कुछ खा के आइए। खाने के 1 घंटे बाद फिर आपको पोस्ट पैरेंटल ब्लड शुगर आपको बोला जाता है, जी वो करवाया जाता है। और फिर आपके वो देखने के लिए ड्यूरेशन देखने के आपकी वो कितना वो गंभीर लेवल आप एक बोल सकते हैं, उसको जानने के लिए फिर हम HbA1c करवाते हैं, वो टेस्ट होता है। उसमें फिर हमें उसके अकॉर्डिंग वैल्यूज के डिफरेंट वैल्यूज के अकॉर्डिंग फिर आपका मैनेजमेंट टाइप होता है। जैसे इनिशियली आप मान के चलते 5 to 5 अगर आपका रहता है, अप टू 6 आपका रहता है HbA1c लेवल, तो आपको नॉर्मल माना जाता है। इसका मतलब ये होता है अगर आप हाई नॉर्मल जिसको हम बोलते हैं, उसमें ये होता है आप डाइट से एक्सरसाइज से आपकी शुगर को कंट्रोल आ सकते हैं, बिल्कुल नॉर्मल आ सकता है। उससे ज्यादा रहता है फिर हमको आगे फिर दवाइयाँ स्टार्ट करने की जरूरत पड़ सकती है। जी। डॉक्टर साहब, बात करते हैं अस्थमा पर कि आखिरकार अस्थमा होता क्यों है, और इसी से संबंधित सबसे पहले सोशल मीडिया के जरिए एक दर्शक ने हमारा सवाल पूछा है, वो सवाल हम पहले आपसे पूछ लेते हैं। एक दर्शक ने सवाल पूछा है, क्या मास्क लगाने से, क्योंकि कोरोना का दौर चल रहा है, मास्क लगाने से अस्थमा हो सकता है? क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड हम छोड़ नहीं पा रहे हैं और ऑक्सीजन को ले नहीं पा रहे हैं, तो क्या अस्थमा की कितनी संभावना रहती है इसमें? देखिए, अस्थमा आपकी जो श्वास नली है उसकी हाइपर सेंसिटिविटी के कारण होता है। जी ऐसा जैसे अभी आप और हम और जैसे आप बैठे हैं, बैठने कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं कर रहे, उसमें तो अस्थमा के मास्क लगाने के बाद अस्थमा होने के चांसेस मैं तो कहता हूँ ना के बराबर होते हैं। जी उसमें मास्क लगाने के बाद से आप तब बोल सकते हैं जब आप मास्क लगा के कोई रनिंग कर रहे हैं, कोई गेम खेल रहे हैं या कोई फिजिकल एक्टिविटी हैवी एक्टिविटी कर रहे हैं जी। जिससे आपको सांसें चढ़ती है, उसकी वजह से आपको वो चीज बोल सकते हैं। लेकिन ऐसे जैसे बैठने की पोजीशन में आप बैठ के कुछ काम कर रहे हैं या कुछ इंटरनेट पर कुछ, उससे उसकी वजह से उसको अस्थमा का कोई उससे कोई कारण उससे कोरिलेट नहीं होता। जी। अस्थमा का ही विषय को हम आगे बढ़ाते हैं, तो ये जानना चाहेंगे कि अगर इसके इतर हम, ये तो मास्क वाले से संबंधित सवाल था, तो हम बात करते हैं अस्थमा होता क्यों है, शरीर में किस तरीके के बदलाव होते हैं, अगर अस्थमा होता है तो क्या चीज़ें खानी चाहिए, जीवन शैली में किस तरीके का बदलाव कराना चाहिए, और बड़ी बात यह है कि कौन से टेस्ट कराने चाहिए? हाँ जी, अस्थमा जैसे मैंने अभी आपको बताया कि अस्थमा श्वास नली की हाइपरसेंसिटिविटी के कारण होता है। जी उसमें ये आपके ट्रिगरिंग फैक्टर बोलते हैं जिसको हम, आपके जैसे किसी खाने से भी हो सकता है, आपके बाई जेनेटिक आपके जो श्वास नली में जो मसल्स हैं वो उनकी कमजोरी की वजह से भी हो सकता है, आपके किसी खाने उसमें आपको ये जो मौसम में बदलाव होता है, बदलाव के कारण भी हो सकता है, किसी धूल कण, किसी पराग कण, उसकी वजह से भी इनकी चीजों से हो सकता है। जी। और ऐसे में इसमें जी, और ऐसे में क्या हमें खान पान का कैसे ध्यान रखना चाहिए, जीवन शैली में किस तरीके से बदलाव करना चाहिए, स्केड्यूल क्या रहेगा, और अगर अस्थमा हो जाता है किसी को तो कौन कौन से हम टेस्ट करा सकते हैं? अगर किसी को अस्थमा हो जाता है उसके डायग्नोसिस के लिए हम सबसे पहले आपका जो PFT बोलते हैं, पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट, वो करवाया जाता है। उसमें क्या होता है, उसमें मरीज को पहले एक मशीन होती है, उसमें फूंक मरवाया जाता है। जी फूंक मरवाने के बाद उसका ग्राफ देखा जाता है। वो उसके बाद फिर पेशेंट को एक बार पहले किया जाता है, उसके बाद पेशेंट को हम नेबुलाइजेशन बोलते हैं, जिससे वो जो भाप एक दवाई दी जाती है, दवाई देने के बाद से फिर जो 5 या 10 मिनट के बाद से फिर वो फिर टेस्ट रिपीट किया जाता है। उसमें वो देखा जाता है उसमें दवाई के असर आपका हुआ है नहीं हुआ है। उसके बाद अगर आपकी फूकने की क्षमता को बढ़ता है या बढ़ती है तो उसमें आपको अस्थमा का एक प्रोबेबल डायग्नोसिस बन सकता है। बाकी आपका बॉडी शरीर में IgE लेवल करवाया जाता है आपकी जी वो सेंसिटिविटी देखने के लिए, किसी चीज से हाइपर सेंसिटिविटी देखने के लिए। ESR लेवल वगैरह कई टेस्ट होते हैं, उसमें मेन तो ये मुख्यतः ये 3 या 4 टेस्ट होते हैं जिसके बेस पे हम अस्थमा वगैरह का डायग्नोसिस बना सकते हैं। आपकी तो एक और उसमें सबसे ज्यादा रहता है आपकी हिस्ट्री, प्रॉपर क्लिनिकल हिस्ट्री के बेस पे ही हम हिस्ट्री के बेस और प्रॉपर एग्जामिनेशन जो आपकी PFT वगैरह है, क्लिनिकल जी इन्वेस्टिगेशन है, उसके बाद ही एक अस्थमा का एक प्रॉपर डायग्नोसिस होता है। जी। इस बीच हमारे साथ एक दर्शक जुड़ गए हैं महावीर भिवानी से। महावीर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत, और आपका सवाल क्या है? हेलो। जी महावीर जी, हम आपकी आवाज़ सुन पा रहे हैं, आप सवाल पूछिए। हाँ, मैं वो जो डिप्रेशन में रहता हूँ, ये सवाल यही है मेरा, मतलब मैं कड़ा उपचार कहाँ कराऊँ और कैसे कैसे कराऊँ? आप जो है वो जगह बताओ और वो बताओ जी। जी डॉक्टर साहब, इनका डिप्रेशन से संबंधित सवाल है। हाँ जी, डिप्रेशन के लिए राजकुमार जी ये है आपके पास, जैसे हमारे पास सबसे बड़ा सेंटर आपके जैसे भिवानी के पास में रोहतक है,
पीजीआई रोहतक में आप साइकेट्रिस्ट डिपार्टमेंट है जो मनोरोग विभाग है, आप वहाँ जाइए। वहाँ आपको डॉक्टर से कंसल्ट करके आपकी वो हिस्ट्री लेके आपके क्या क्या सिम्टम्स है, आपके क्या क्या वो अन्य कारणों से भी लेके आपसे बातचीत करके आपको फिर वो टेस्ट बताएंगे आपको जो जो करवाना है। उसके बेस पे ही फिर वो आपको आपकी जांचें लिखेंगे और उसके बेस पे ही फिर आपका ट्रीटमेंट होगा। अच्छा जी। हाँ जी। चलिए महावीर जी, बहुत बहुत धन्यवाद सवाल पूछने के लिए। डॉक्टर साहब, अब है एक कोरोना से संबंधित सवाल पूछ लेते हैं। एक बहुत सारे दर्शकों के जहन में ये सवाल रहता है क्योंकि देश में दो तरीके के टेस्ट चल रहे हैं, एक है हाँ जी। एंटी पीसीआर टेस्ट और एक है एंटीजन टेस्ट। इन दोनों में हाँ जी। अंतर क्या है और किसकी ज़्यादा हम विश्वास में लेकर ये माने कि ये टेस्ट ठीक है, ये टेस्ट ठीक है? दोनों की अपनी अपनी वैल्यू है, दोनों की अपनी अपनी सिग्निफिकेंस है। जी जो हम कोविड का आरटी-पीसीआर करवाते हैं वो आपका एक किस्म स्पॉट डायग्नोसिस के लिए होता है जी भाई आपको करंट में वो इन्फेक्शन है कि नहीं है। जो जी जो आपका एंटीजन टेस्ट होता है वो स्ट्रिप टेस्ट जिसको हम बोलते हैं, उसमें क्या होता है, उसमें आपकी वो जानने के लिए होता है भाई शरीर में आपके एंटीजन कोविड से लड़ने के लिए जो रोग प्रतिरोधक क्षमता बनी है कि नहीं है वो जानने के लिए किया जाता है। वो जो आपका जो एंटीजन टेस्ट होता है उसका सिग्निफिकेंस ये होता है भाई आपके शरीर में कोरोना का इन्फेक्शन हो चुका है और अभी आपके शरीर में एंटीबॉडी बन रही है, जी उसका ये सिग्निफिकेंस होता है। जी। और ऐसे में आप क्या मानते हैं, जिस तरीके से देश में कोरोना की फिलहाल अब स्थिति है, क्या ये गंभीर होती जा रही है या फिर मतलब पहले से हम बहुत कुछ जीत चुके हैं जंग? अभी तो देखिए जी, आप मतलब हर दिन का आप देखते जाएंगे तो हमारी जो स्थिति है एक किस्म से नंबर केसेस बढ़ते ही जा रहे हैं। तो उसके लिए हमें खास ध्यान तो रखना ही पड़ेगा जी। तो आप हर दिन का आप हमें जब सरकार ने लॉकडाउन किया तो हमारे देश में कुल 500 केस थे। जी आज की डेट में हर दिन के आपके 70,000 के करीब केस के, तो केस तो ये चीजें बढ़ ही रही हैं। वो आपका लोगों को और प्रिकॉशन रखने की जरूरत है, सोशल डिस्टेंस मेंटेन करने की जरूरत है और सबसे जरूरी है अपने हाथों से अपने जितना हो सके ग्लव्स वगैरह किसी चीज को छुएं तो आगे हाथों की सफाई रखें, बाहर कहीं जाएं तो मास्क जरूर यूज करें। जी। और ऐसे में डॉक्टर साहब, अब तो ये भी WHO ने इस बात को स्वीकार कर लिया है कि हवा में भी इसके बैक्टीरिया रहते हैं, तो ये लोगों के लिए कितना घातक हो सकता है और लोगों को किस तरीके से एहतियात बरतने चाहिए? अभी इन चीजों पे WHO ने जो कहा है हवा में भी इससे फैलता है, ये एक किस्म से अभी तक तो जितने भी इंडिया में और जितने भी हमारे आसपास के जो डॉक्टर से जो कंसल्ट की आपस में बातचीत होती है उससे ये ड्रॉपलेट, जैसे आप कुछ खांसते हैं जी या कुछ छींकते हैं उससे ही आप मान के चलिए 2 या 3 मीटर तक वो बैक्टीरिया का वो ड्रॉपलेट का स्प्रेड हो सकता है और क्या हो सकता है। जी तो सबसे बेहतर इसके लिए यही होगा कि आप जरूरी जब बाहर किसी पब्लिक प्लेस में जाएं तो मास्क जरूर से जरूर यूज कीजिए और सबसे अच्छा रहेगा N95 के जो मास्क आते हैं वो यूज कीजिए, ना कि कपड़ा वगैरह के इनके मास्क, क्योंकि उनमें जो आपके जो ये होल होते हैं, जो छिद्र होते हैं जो हमको बोलते हैं, वो बैक्टीरिया के साइज से बड़े होते हैं। उससे उससे क्या होता है, कोविड का जो आपका ड्रॉपलेट वगैरह होती है वो आपके चेहरे व श्वास की नली में ड्रॉपलेट के थ्रू वो चीजें जा सकती है। जी। डॉक्टर साहब, इसी से संबंधित एक सवाल है कि इम्यूनिटी को कैसे हम मजबूत करें, अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता को इतना मजबूत कैसे करें कि कोई दूसरा बैक्टीरिया हमारे शरीर में प्रवेश ना कर पाए। ये कोरोना को लेकर बात नहीं है, बल्कि सभी जितने तरह के बैक्टीरिया हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं उसको लेकर बात है, उससे संबंधित बात है कि हम इम्यूनिटी को कैसे मजबूत करें। इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है आप अपनी फिजिकल एक्टिविटी बढ़ाइए। सुबह जी उठ के, जैसे ये थोड़ा आयुर्वेदिक पे विषय पे चला जाएगा, लेकिन वो होता है सुबह उठ के आप अपना फिजिकल एक्टिविटी इंक्रीज कीजिए, योग प्राणायाम कीजिए और सबसे इम्पोर्टेंट है अपनी डाइटरी हैबिट्स को चेंज कीजिए। जितने खा सकते हैं आप हेल्दी खाना खाइए, जंक फूड फ्राइड फूड से कम जी खाइए और जितने फ्रूट्स है, सीजनल फ्रूट्स है, आप जितना अच्छे से ले सकते हैं वो लीजिए। अगर आपको इसमें आप मल्टीविटामिन वगैरह ले सकते हैं और सबसे अभी तो जो सीजनल वो चल रहा है विटामिन सी, जो खट्टे जो हम फल बोलते हैं या जो वो होते हैं नींबू वगैरह, वो चीजें हैं अपने आंवला वगैरह अपने भोजन में जितना प्रयोग करेंगे उससे आपकी इन चीजों से आपकी ओवरऑल जो कलेक्टिव वो चीजों आपकी बॉडी की इम्यूनिटी को बूस्ट करने में काफी हेल्पफुल है। जी। डॉक्टर साहब, आखिरी सवाल ये है कि अपेंडिक्स क्या होता है, ये होता क्यों है, ये इससे बचे कैसे? अपेंडिक्स हमारे शरीर का एक वेस्टिजियल ऑर्गन होता है जो सीकम के पास, मेन ये जानवरों में होता है
जानवरों की जो अपनी इवोल्यूशन की थ्योरी के अकॉर्डिंग वो बोला जाता है कि पहले हमारे अपेंडिक्स बड़ा होता है, लेकिन हमारे शरीर में अपेंडिक्स का कोई यूज नहीं होता। जी अपेंडिक्स ये अपेंडिक्स में कई बार जो अपेंडिसाइटिस जिसको हम बोलते हैं वो क्या होता है, कई बार फूड पार्टिकल्स या कुछ आपके इन्फेक्शन हो जाता है अपेंडिक्स का। जी उसके अपेंडिक्स होने की वजह से उसके अपेंडिक्स उसमें इन्फ्लेमेशन हो जाता है, फिर उससे अपेंडिक्स का साइज बढ़ जाता है। और तो आपके अपेंडिक्स का साइज बढ़ने से फिर वो आपको इन्फेक्शन, आपका ब्लड स्ट्रीम मतलब आपका खून में वो चीजें आपके रक्त में इन्फेक्शन फैल जाता है। अपेंडिसाइटिस की बढ़ने से, साइज बढ़ने से फिर आपका वो आपके जो ओमेंटम वगैरह है आपके शरीर के उसके भागों में, फिर पेट में दर्द होना, वो चीजें होता वो बढ़ जाता है। आपके वो में उल्टी होना, इन चीजों में बुखार रहना, ऐसी चीजें बढ़ जाती है। डॉक्टर रविंद्र मलिक जी, बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए, तमाम सवालों के जवाब देने के लिए। और इसमें बड़ी बात यह रही कि जितने भी दर्शकों ने हमारे सवाल पूछे हैं, और उम्मीद यही करते हैं, अपेक्षा यही करते हैं कि सभी को संतोषजनक उत्तर मिले होंगे। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त और देखते रहिए खबर फास्ट।